अभी तक आपने हर बार यही सुना है कि हम 146 करोड़ हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। और दशकों तक हमें यही बताया भी गया कि भारत की आबादी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या विस्फोट, दो से ज्यादा बच्चे मत करो, हम दो हमारे दो, ये नारे हमारी रगों में उतर गए। लेकिन आज हम भारत सरकार के ताजा जनसांख्यिकीय अनुमान का एक ऐसा आंकड़ा लेकर आपके सामने आए हैं जो आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि जो अब तक आप सोच रहे थे, अब इससे अलग सोचने लगेंगे। क्योंकि इन आंकड़ों ने हमें मजबूर कर दिया है, देश को मजबूर कर दिया है ये सोचने पर कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर अब रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि 2.1 से काफी नीचे आ चुका है। मतलब सीधी बात यह है कि जनसंख्या आने वाले वक्त में तेजी से गिरने वाली है। देश में हर महिला औसतन केवल 1.9 बच्चों को जन्म दे रही है। एक तरफ दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, और एलन मस्क जैसे दुनिया के बड़े विजनरी चेतावनी दे रहे हैं कि गिरती जनदर सभ्यताओं के पतन का कारण बन सकती है। तो सवाल यह है कि क्या यह भारत के लिए वाकई में खतरे की घंटी है? क्या घटती आबादी कभी अच्छी भी हो सकती है? धर्म के हिसाब से प्रजनन दर का सच क्या है? अक्सर कहते हैं कि इस धर्म में बच्चे ज्यादा करने हैं, इसमें कम करने हैं। ये भी पूरी जानकारी आज इस एपिसोड में आपके साथ साझा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भारत बूढ़ा होगा तो कौन उसका सहारा बनेगा? तीसरी आंख में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल है, आखिर रिप्लेसमेंट लेवल होता क्या है? पहले इसे समझिए। जनसांख्यिकीय विज्ञान ये कहता है कि किसी भी देश की आबादी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर बनाए रखने के लिए हर महिला को औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देना ही होता है। ये 2.1 का अंक इसलिए है क्योंकि इसमें 2 बच्चे तो माता पिता की जगह लेते हैं, और जो 0.1 है मतलब वो मार्जिन जन्म के समय लड़कों और लड़कियों के अनुपात यानी सेक्स रेशियो और शिशु मृत्यु दर को बैलेंस करने के लिए होता है। यानी कि माँ बाप की रिप्लेसमेंट के अलावा आगे जनसंख्या कितनी बढ़ रही है वो उस पर डिपेंड करता है। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस के हालिया डेटा के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर भारत का टीएफआर अब 1.9 है। शहरों में तो ये और भी ज्यादा कम होता जा रहा है, मात्र 1.5। और देश की राजधानी दिल्ली में तो ये सिर्फ 1.2 के आसपास ही सिमट रहा है, जो दुनिया की सबसे कम दरों में से एक है। इस रेशियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसंख्या कैसे गिर रही है। ये गंभीर बात है। राज्यों का हाल देखें तो एक अजीब सी तस्वीर सामने निकल कर आती है। एक तरफ तो बिहार है जहां टीएफआर अभी भी लगभग 2.9 है, उत्तर प्रदेश में 2.6 के करीब, बिहार यूपी के साथ साथ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड अभी रिप्लेसमेंट के ऊपर है, मतलब रिप्लेसमेंट से ऊपर जा रहे हैं। दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा सिमट कर मात्र 1.3 से 1.4 तक रह गया है। यानी भारत में एक साथ 2 अलग जनसांख्यिकीय दुनिया चल रही हैं, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों का गणित इसमें बिल्कुल अलग चल रहा है। एक उत्तर की, एक दक्षिण की। दक्षिण भारत तो और भी आगे निकल गया है। केरल 90 के दशक में ही रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच गया था, तमिलनाडु 1993 में, आंध्र प्रदेश 2001 में
और कर्नाटक 2005 में, यानी कि दक्षिण के राज्य उत्तर की तुलना में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 2 से 3 दशक आगे चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में करीब 1.7 अरब पर पहुंचकर अपने चरम पर होगी, यानी कि हमारे देश की जनसंख्या अपने बिल्कुल पीक पर चली जाएगी 2060। अभी से आप चिंता करते हैं जनसंख्या की, लेकिन 2060 में इसका चरम देखने को मिलेगा और फिर धीरे धीरे वो घटनी शुरू होगी। यानी कि अगली शताब्दी तक भारत की आबादी घटकर वापस 1.4 अरब के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन तब भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बना रहेगा, तब भी जबकि आबादी बड़े स्तर पर घट जाएगी। आज अगर हम देखते हैं तो लोग उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, एजुकेशन देने में काफ़ी खर्चा होता है। दूसरा क्या है, आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, वो काफ़ी देर तक पढ़ाई करती हैं और कपल्स जो हैं करियर कॉन्शियस हैं। अब कपल्स करियर कॉन्शियस हैं तो करियर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो इसलिए जो है परिवार को आगे बढ़ाने में उतना जो है इंटरेस्ट कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं। तो ऐसे में कई चीज़ें हैं, बट अब आने वाला वक्त बताएगा कि देश किस शेप में जाता है। बट एक चीज़ हमारे सामने है, चाइना का एग्जाम्पल हमारे सामने है। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी फ्लॉप हुई है, उन्हें चेंज करनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं उससे हमें सीखना चाहिए। मानता हूं हमारे देश में कभी फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, हमारे देश में कभी ये कॉन्सेप्ट था कि पॉपुलेशन कम बढ़ाई जाए, बट वक्त के साथ साथ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, सिचुएशन चेंज होती है। ये विषय जब भी आता है तो इसके इर्द गिर्द एक बहुत ही सेंसिटिव आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि किस धर्म की जन्म दर ज्यादा है। सोशल मीडिया पर अफवाहें और झूठे आंकड़े खूब चलते हैं। तो आइए आज हम तीसरी आंख में सरकारी डेटा से ही इसका सच सामने रखते हैं। आइए इसको समझते हैं, ये धर्म वॉर एग्जैक्टली किस तरह से हमारे सामने आती है और इसके आंकड़े क्या कहते हैं। हिंदू 1.94, मुस्लिम 2.36, ईसाई 1.88, सिख 1.61, जैन 1.60, बौद्ध 1.39। इस आंकड़े से पता लगता है कि कितना किसकी जनसंख्या इस देश में चल रही है। इन आंकड़ों को देखें तो एक बात बिल्कुल सामने निकलकर साफ दिखाई देती है। मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर सबसे ज्यादा जरूर है, लेकिन जन्म दर में सबसे तेज गिरावट भी इसी समुदाय में आई है। 1992-93 अगर तब के TFR को देखें तो मुस्लिम दर 4.41 था, जो घटकर 2.36 हो गया, लगभग आधा। यानी कि 46.5% की भारी गिरावट इसमें आई। इसी दौर में हिंदू TFR को अगर आप देखें, यानी कि वो जनसंख्या के पैमाने को आप देखें, तो 3.3 से वो घटकर 1.94 हो गया, यानी करीब 41.2% की गिरावट। यहाँ पर जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जन्म दर पर धर्म से ज्यादा असर महिला की शिक्षा, आर्थिक स्थिति और शहरीकरण का पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बेहतर साक्षरता वाले केरल और असम के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में TFR यानी राष्ट्रीय औसत के करीब आ चुका है, जबकि कम साक्षरता वाले बिहार के ग्रामीण हिंदुओं में ये आज भी बहुत ज्यादा है, यानी जो पढ़े लिखे हैं वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये फर्क है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच जो प्रजनन दर का अंतर है वो 1992 में 1.1 बच्चे प्रति महिला था, जो कि अब घटकर मात्र 0.42 रह गया है।
ये गैप लगातार बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। डेटा भी बिल्कुल साफ कहते हैं इसमें कि देश के हर धर्म में जन्म दर तेजी से गिर रही है। हर धर्म में कोई भी समुदाय इससे अछूता नहीं है। अगर बच्चे पैदा होने का रेट कम रहता है तो आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कतें हो सकती हैं, बिकॉज यंग पॉपुलेशन आज किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। यंग पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, तो आज देखिए हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। यंग पॉपुलेशन काम कर सकती है, यंग पॉपुलेशन होगी तभी देश की सरहद मजबूत होती है, डिफेंस मजबूत होता है, तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। यंग पॉपुलेशन होगी तभी कंजम्पशन यानी कि बाइंग होती है, जो कि देश की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हिंदुस्तान की यंग पॉपुलेशन हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। अब अगर बर्थ रेट कम होगा तो यह जाहिर सी बात है यंग पॉपुलेशन आने वाले समय में कम होगी। कभी वन चाइल्ड पॉलिसी रखी थी जिसका चाइना को नुकसान हुआ और चाइना को उसे विड्रॉ करना पड़ा। तो ऐसे में अगर हमारे यहाँ बर्थ रेट कम होता है तो हमारे लिए चिंता का विषय, क्योंकि यंग पॉपुलेशन आने वाले समय में बढ़नी चाहिए। यंग पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफिक्स देश की स्ट्रेंथ है। यंग पॉपुलेशन जितनी होगी उतने अच्छे डेमोग्राफिक डिविडेंड देश को मिलेंगे। जहाँ तक राजनीतिक नैरेटिव का प्रश्न आता है तो मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है कि राजनीति जहाँ पर आई वहाँ पर तथ्य और तर्क वाली बात होती ही नहीं है, वो वोट बैंक वाली बात होती है। इसलिए वो जो नैरेटिव गढ़ेंगे उनका लक्ष्य तो जो किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी मजहब या धर्म वाले होंगे, वो स्वार्थ पर केंद्रित होगा। लेकिन हम यदि जनसांख्यिकी की यानी तर्कों तथ्यों की बात करें, मैथमेटिकल टॉक करें, तो ये बात निकल कर सामने आती है कि वर्तमान युग जो है वो इतनी ज़्यादा महंगाई का युग है, इतनी ज़्यादा यंत्रणाओं का युग है कि कोई भी व्यक्ति अब ये नहीं चाहता कि उसके पास बड़ा परिवार हो। बगैर प्रचार प्रसार के ही यदि हम मुस्लिम आबादी की भी बात करें तो ऐसे कई परिवार हैं जो बहुत कम बच्चों के साथ अपना इस समय जीवन यापन कर रहे हैं। वो ज़रूरी भी है क्योंकि वो समय गया जब बहुत सारे बच्चे होते थे और उनका लालन पालन हो जाता था। जनसांख्यिकी दृष्टि से भी आंकड़े ये कहते हैं कि आने वाले कम से कम 3 दशकों तक तो कोई जनसंख्या का अनुपात ऐसा नहीं होना है कि मुस्लिम जनसंख्या हिंदू जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी। दशकों तक भारत में यही माना जाता रहा कि आबादी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब जब प्रजनन दर घट रही है तो नई बहस शुरू हो चुकी है। क्या यह देश के लिए बुरा है? सच तो यह है कि इसके दोनों पहलू हैं, वो आपके साथ इसमें साझा करते हैं। पहले बात करते हैं फायदे की। पहला फायदा है प्रति व्यक्ति आय वृद्धि। जब परिवार में कम बच्चे होते हैं तो माता पिता हर बच्चे पर ज्यादा संसाधन लगाते हैं, बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा खर्च करते हैं। ईस्ट एशियन टाइगर देशों जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान ने यही रास्ता अपनाया था। दूसरा फायदा डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी भारत की औसत आयु महज 28 साल है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 के दशक की शुरुआत तक चरम पर होगा, जब काम करने वाली उम्र के लोग कुल जनसंख्या के लगभग 59% होंगे। तीसरा फायदा संसाधनों पर दबाव कम होना। भारत के पास दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन मीठे पानी का केवल 4% और भूमि का केवल 2.4%। यानी कि कम जनसंख्या वृद्धि से पानी, जमीन और खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी, बैलेंस बन जाएगा। अब बात खतरों की करते हैं। पहला नुकसान क्या है? पहला खतरा क्या है?
भारत जब बूढ़ा हो रहा है तो उसकी तस्वीर कैसे निकलती है। यूएनएफपीए की इंडिया एजिंग रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 2050 तक भारत में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 20.8% यानी कि करीब 35 करोड़ हो जाएगी और 2046 के आते आते देशों में बुजुर्गों की संख्या 15 साल से कम उम्र के बच्चों से ज्यादा हो जाएगी। काम करने वाले कम, आश्रित ज्यादा। दरअसल इसको ऐसे समझिए, जब बुजुर्ग आबादी बढ़ती है और युवा कम होते हैं तो काम करने वाले कम लोगों को कई लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब बुजुर्ग आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी और युवा कम होंगे तो इन युवाओं के कंधों पर उस बुजुर्ग आबादी का बहुत बड़ा बोझ रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा लोग निर्भर होंगे दूसरों पर यानी युवाओं पर। इसे ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, जो आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा। तीसरा खतरा, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ेगा। जापान और साउथ कोरिया इसी संकट में फंसे हैं। जापान में हाल ही के वर्षों में रिकॉर्ड कम बच्चे पैदा हुए और मौतें दुगनी हो रही हैं। इसके पीछे का गणित समझिए, जिससे वहां हर साल आबादी लाखों में घट रही है, क्योंकि बुजुर्ग आबादी बहुत तेजी से चली जाती है। आज भारत देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसके साथ उनकी डिमांड, उनकी नीड भी बहुत बढ़ गई है। सिर्फ उनको देखभाल करना, इसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फाइनेंस, हाथ में 4 पैसे होना जिससे अच्छी डिग्निटी लाइफ जी सके। दूसरा, हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम, अच्छी दवा, समय पे दवा मिलनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, अफोर्डेबल हॉस्पिटल होने चाहिए, क्लिनिक्स होने चाहिए। थर्ड आता है शेल्टर, अच्छा रहने के लिए एल्डर फ्रेंडली घर, हमारी खुद की छत है क्या हमारे पास। चौथा है सोशल सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह जो है सभी बुजुर्ग को मिलना चाहिए, ये डिमांड है आजकल की। उसके सिवा इमोशनल सपोर्ट, क्या कोई मुझसे बात करने वाला है क्या, घर परिवार के लोग हैं, वॉलंटियर्स है क्या, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा आता है, बाद में आता है फूड, अच्छी समय पे मुझे खाना मिलता है, पौष्टिक खाना मिलता है क्या, एक भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हम सबकी। इंडिपेंडेंस, ये एक आता है अगला मुद्दा कि आज़ादी हमको मिलती है क्या, एक अच्छी अपने आप से अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का इंडिपेंडेंस वो मिलना चाहिए। और लास्ट में है डिग्निटी, सम्मान, इज्जत, ये सब आज के भारत के बुजुर्ग की ज़रूरत है। तो भारत जिस राह पर चल रहा है, उस राह पर दुनिया के कई देश पहले ही जा चुके हैं और उनका अनुभव हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी लर्निंग स्टेज है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यहां पर अगर हम जापान की बात करते हैं, जिसकी प्रजनन दर दशकों पहले ही 2.1 से नीचे चली गई थी, आज वहां पूरे देश में खाली पड़े 90 लाख से ज्यादा घर हैं, जिन्हें अकिया कहते हैं। गांव के गांव वीरान हो चुके हैं। साउथ कोरिया की हालत तो और भी गंभीर है, जहां टीएफआर गिरकर सिर्फ 0.68 रह गया है, जो दुनिया में सबसे कम है। वहां की सरकार ने बच्चे पैदा करने के लिए अरबों डॉलर की मोटिवेशनल खर्च करने शुरू कर दिए, लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया, लेकिन कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ा। चीन ने अपनी गलती सुधारने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। आपको ये वक्त पुराना नहीं है, याद होगा कि कैसे चीन ने सिर्फ 1 बच्चे की बात की थी, अब 3 की बात कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 2022-23 से चीन की आबादी ऑफिशियल तरीके से अगर कहें तो कैसी दिख रही है? ऐसे दिख रही है, सिकुड़ने लगी है। और इस जनसांख्यिकीय के कारण भारत के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। संविधान के नियमों के मुताबिक साल 2026 की समय सीमा के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर देश में संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होना है, जिसकी चर्चा लगभग रोज आप सुन रहे होंगे राजनीतिक हलकों में।
अब संकट को समझिए। जिन राज्यों ने देश के विकास के लिए परिवार नियोजन को कड़ाई से लागू किया, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, संसद में उनकी सीटें घटने का अब खतरा हो रहा है, जो एक अलग तरह का राजनीतिक भूचाल सामने निकल के आ रहा है। और जिन राज्यों में जन्म दर अभी भी ऊंची है, जैसे कि आपको बताया उत्तर प्रदेश, बिहार, उनकी राजनीतिक सीटें और उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर जनसंख्या के मुताबिक मामला चलता है तो। पर इसी मन में यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जैसे दक्षिण के नेता अपने लोगों से अब ज्यादा बच्चे पैदा करने की भावुक अपीलें कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य यह है कि वह लोकसभा में सीटों की संख्या को 850 तक ले जाए। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने अपने यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से लागू किया है, तो उनके यहाँ जनसंख्या नियंत्रण है। उत्तर भारत के राज्यों में चले आए तो यहाँ लोगों परिवार नियोजन कार्यक्रम उस तरह से लागू नहीं हो पाया। इधर की जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो डिलिमिटेशन अगर मौजूदा जनसंख्या के आधार पर होता है तो जाहिर सी बात है कि एक लोगों की संख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा। तो अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर भारत में आ जाएंगी। अगर सीटें उत्तर भारत में आ जाएंगी तो राज्यसभा में, लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है जनप्रतिनिधियों का, वो उत्तर भारत का बढ़ जाएगा। तो अगर उत्तर भारत का बढ़ जाएगा, दक्षिण भारत की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, तो दक्षिण भारत इसी आशंका में या इसी भ्रम में बार बार यह सवाल उठा रहा है। वह कह रहा है कि हमने अगर कोई काम ईमानदारी से लागू किया है, हमारे यहाँ जनसंख्या कम हुई है, हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने कोई ठेका ले रखा है कि उत्तर भारत को बैठा के खिलाएं? तो वो इस तरह के तमाम ये उनके भ्रम हैं, ये उनकी आशंकाएं हैं कि अगर संसद भवन में इसी आधार पे हुआ तो सारे उत्तर भारत के ही नेता होंगे, उत्तर भारत के नेताओं की संख्या ज़्यादा होगी, उनका प्रतिशत ज़्यादा होगा, हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, तो जो सरकारें बनेंगी, जो नेताओं का चयन होगा, उन सब में भी इसका असर पड़ेगा। तो इसी के कारण उसका विरोध कर रहे हैं और यही इसकी मूल समस्या है। अभी जब बिल आएगा, संसद में पेश होगा, तो ये देखा जाएगा कि आज की जनसंख्या के आधार पर हो रहा है या 2010-11 की जनसंख्या के आधार पर हो रहा है, या इसका क्या मानक बनाया जा रहा है। तो जब टीएफआर गिरती है तो एक बट ऑब्वियस जिसे कहते हैं कि परिणाम निकलकर सामने आएगा ही। आबादी का बूढ़ा होना और इस मोर्चे पर भारत की सामाजिक सुरक्षा की तस्वीर बहुत ज्यादा चिंताजनक सामने आने लगती है। तमाम तरह की परेशानियां सामने दिखाई देने लगती हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी कि LASI के आंकड़े बताते हैं कि भारत के बुजुर्गों का एक बड़ा हिस्सा अपने दैनिक खर्च के लिए पूरी तरह परिवार या दूसरों पर निर्भर करता है। भारत का लगभग 80% कार्यबल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां पेंशन का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। हेल्प एज इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो देश के लगभग आधे बुजुर्गों को किसी न किसी स्तर पर भावनात्मक, शारीरिक या आर्थिक उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन इस तरह की रील वीडियोस आपके सामने आते हैं। शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन और युवाओं का पलायन बुजुर्गों को अकेला छोड़ रहा है। हालांकि सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया, जिसमें 5 लाख रुपए तक का उनको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। इसके अलावा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के मुताबिक वो भी है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी देश के बहुत ज्यादा तादाद में जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। बुजुर्ग से परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज और सरकार की जिम्मेदारी भी है। हम सबको मिलके ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हमारे देश के बुजुर्ग अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। तो इसके लिए सरकार को ये करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी, पेंशन की हेल्प करनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा। जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए पेंशन हो अच्छा और रिटायरमेंट फंड हो, और जो डेली जॉब नहीं करते, डेली एज वर्कर हैं जो, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन होनी चाहिए, जिससे ये लोग
इज्जत की ज़िंदगी जी पाएँ, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके सिवा हमको एल्डर फ्रेंडली होम्स बनाने पड़ेंगे, असिस्टेड लिविंग होम बनाने पड़ेंगे, रिटायरमेंट होम बनाने पड़ेंगे। वो ऐसी व्यवस्था, ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसे सड़कें, ऐसे रेलवे स्टेशन, ऐसे बस स्टॉप या फुटपाथ बनाने पड़ेंगे जो एल्डर फ्रेंडली है। हेल्थ केयर बनाना अच्छा करना पड़ेगा जो अफोर्डेबल, सस्ता हो, दवा सस्ती मिले, वो अच्छी सुविधा हेल्थ केयर की हमको मिले। अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, पौष्टिक खाना, ये भी बुजुर्गों की ज़रूरत है। इसके सिवा है इमोशनल सपोर्ट, कि कैसे हम इंटर जनरेशन परिवार में बुजुर्ग को कैसे हम अच्छे इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। तो युवा पीढ़ी को साथ में लाना पड़ेगा, इंटर जनरेशन एक्टिविटी करना पड़ेगा। ये सवाल शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। भारत के लिए आदर्श जनसंख्या यानी कि आइडियल पॉपुलेशन होनी कितनी चाहिए? कोई एक सटीक जवाब नहीं है इसका, लेकिन आंकड़े कुछ तस्वीर जरूर खींचते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत की कृषि और पर्यावरण प्रणाली पर पहले ही क्षमता से ज्यादा दबाव है। जलवायु परिवर्तन, घटती कृषि भूमि और सिकुड़ते जल स्रोत, ये सब मिलकर खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं। पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों के कई जिलों में भूजल का दोहन प्राकृतिक पुनर्भरण से कहीं ज्यादा हो रहा है। ऐसे में आबादी का इस स्तर पर आकर स्थिर हो जाना एक राहत की बात भी है। मतलब अगर आबादी घटती है तो ये सब चीजें मैनेज हो सकती हैं। दूसरी तरफ अर्थशास्त्र ये कह रहे हैं कि आबादी का सिर्फ आकार नहीं, उसकी गुणवत्ता भी तो इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षित, स्वास्थ्य और कुशल 100 करोड़ की आबादी बीमार और अनस्किल्ड 150 करोड़ की आबादी से कहीं ज्यादा अच्छी हो सकती है। ईस्ट एशियन देशों ने हमें यही सबक सिखाया है कि भाई रिच बिफोर ओल्ड, यानी बूढ़े होने से पहले पैसा कमा लीजिए, अमीर बन जाइए, अपना ख्याल खुद रखिए। भारत के पास अमीर बनने की ये खिड़की अभी भी खुली है, यानी जो जनरेशन अभी चल रही है और आने वाले वक्त में बूढ़ी होने वाली है, वो अभी पैसा कमा ले और अपने लिए सिक्योर कर ले, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। तो आज तीसरी आंख में आपके सामने इस मुद्दे को हम क्यों लेकर आए, ये बड़ा जरूरी है सोचना। जन्म दर का रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जाना ना पूरी तरह अच्छा है, ना पूरी तरह से बुरा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मतलब बहुत जटिलता की बात है। अच्छी बात तो यह है कि कम आबादी वाली वृद्धि से प्रति व्यक्ति संसाधन बढ़ेंगे, बच्चों के पालन पोषण की क्वालिटी बेटर हो जाएगी और पर्यावरण पर बोझ कम होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि बूढ़ी होती आबादी को संभालने के लिए हमारा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तंत्र अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। जापान या कोरिया बन जाना ही अगर भविष्य की नियति है, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि देश में कितने और बच्चे पैदा हों। सवाल तो ये होना चाहिए कि जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, उन्हें हम किस तरह से समृद्ध, कुशल और सुरक्षित भारत सौंप दे रहे हैं। तीसरी आंख में आपके लिए जनहित के ऐसे ही मुद्दों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।